चैप्टर 2 का बेटा लास्ट आज हम टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा जो कवक है उसको फिर फर्दर वर्गीकृत किया गया है। हम लोगों ने देखा था विटेकर ने 5 जो जगह थे उसके अंदर बांटा समस्त सजीवों को। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, है ना। तो उसके बाद जो है कवक जो है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कल मैंने आपको उसके गुणधर्म भेजे थे। अभी आज हम लोग जो है इसके कवक जो है उसको कितने वर्गों में बांटा है और कवक का आर्थिक महत्व क्या है, उसकी हानियां क्या है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग सामने देख रहे हैं कवक जो है उसको 4 वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? कवक या फंजाई एक ही चीज है ना। आप लोगों ने देखा होगा ऐसा है, बारिश के समय कुकुरमुत्ता लगता है इस तरह से, मशरूम जिसको आप कहते हो, है ना, तो ये कवक ही है। पेनिसिलियम नाम सुना होगा, एंटीबॉडी बनाई जाती है जिससे, तो ये कवक है। तो कवक को 4 वर्गों के अंदर बांटा है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। माइसिटीज 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 जहां आ जाए दैट मीन्स कवक है। आगे बात समझ में। तो फाइको, एस्को, बेसिडो, ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है, अब देखो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट इनके जो कैरेक्टर्स है वो दिए हुए हैं, कुछ उदाहरण है वो दिए गए हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो है वो जलीय व सड़ी गली लकड़ी या नम जमीन के अंदर मिलते हैं। इनका आवास क्या है? कोई जलीय जो है, इनके कुछ जो प्राणी होते हैं वो जलीय होते हैं, सड़ी गली लकड़ी में पाए जाते हैं, नम जो जमीन होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। अगर इसके बाद इसका कवक झाल जो देखते हो, कवक झाल क्या होता है बेटा? कवक तंतु होता है, इस तरीके से ये आपस में जुड़ जाता है तो क्या बना लेता है? जाल बना लेता है। तो कवक जाल जो होता है अपटीय होता है, मतलब इसके अंदर पट नहीं पाए जाते, केंद्रक ऐसे एक साथ मिले हुए रहते हैं, तो बहु केंद्रकीय होता है। उसके बाद जनन की कौन सी विधि होती है? अलैंगिक जनन होता है, जिसके अंदर चल व अचल बीजाणुओं के द्वारा, चल वो जो गमन कर सकते, गमन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके ऊपर क्या उपस्थित है? कशाभिकाएं उपस्थित है, धागे जैसे स्ट्रक्चर है। और अचल बीजाणु यानी जो चल नहीं सकते, जिनमें कशाभिकाएं नहीं होती है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद इसमें जनन के अंदर और अगर हम देखते हैं तो बीजाणु जो संलयन होता है, बीजाणु सम युग्म की भी हो सकता है संलयन, और विषम युग्म की भी हो सकता है। जैसे कि सपोज विषम युग्म की के अंदर ये आपके अंडधानी है, ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम के द्वारा क्या दिया जाएगा? नर भाग दिया जाएगा, और अंडधानी के द्वारा अंडाणु दिया जाएगा। ये दोनों मिल जाएंगे यानी इनका संलयन हो जाएगा, मिलना यानी संलयन। तो एंथ्रीडियम क्या है? नर बीजाणु, और अंडाणु क्या है? मादा बीजाणु। दोनों एक दूसरे से स्ट्रक्चर में क्या है? अलग है। तो ये विषम बीजाणु हो गए, ये दोनों एक दूसरे से मिल गए, तो मिलने से जो संरचना बनी वो क्या कहलाएगी? युग्माणु कहलाएगी। ठीक है, तो बीजाणु के संलय से जो संरचना बनती है युग्माणु कहलाती है। फिर इससे नए जो संतति है उसका क्या होता है? निर्माण होता है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? फाइकोमाइसिटीज का उदाहरण है म्यूकर। क्या कौन सा उदाहरण है? कौन सी फंगई है? म्यूकर नाम की जो फंगई है वो क्या होती है? फाइकोमाइसिटीज का उदाहरण है। अगर फाइकोमाइसिटीज की स्ट्रक्चर में बनाऊं, मैंने वैसे आपको नोट्स के अंदर डायग्राम में दिया है, तो इसके अंदर ये जो बीजाणु होते हैं, है ना, जितने भी बीजाणु होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? ये बीजाणु धानी के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? बीजाणु धानी में पाए जाते हैं। फिर ये तंतु है, इसका कवक जाल है। ठीक है, उसके बाद ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है बीजाणु धानी धर, यानी बीजाणु धानी को धारण करने वाला तंतु। तो ये बीजाणुधारी धर होता है, और ये बीजाणु इसके अंदर क्या होते हैं? भरे हुए रहते हैं। तो इस तरीके से किसकी स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ राइजोइड्स होते हैं जो इसको जमीन से क्या लेते हैं? जड़ जैसी समान संरचना, जो कि जमीन से इसको पकड़े रहने में मदद करती है। तो इस तरीके की अगर आपको कवक देखने को मिलती है तो ये क्या होती है? फाइकोमाइसिटीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अंडाणु और ये एंथ्रीडियम ये अलग अलग है, ये विषम युग्म की जो बीजाणु है वो संलयन हो रहे, लेकिन अगर इनकी शेप क्या है? एक जैसी बिल्कुल, ये भी गोल है, ये भी, ये नर है मान लो और ये मादा है, इनकी आकृति कैसी है? समान, तो ये क्या हो जाएंगे? सम बीजाणुविक हो जाएगा। ठीक है, समान बीजाणुओं के बीच संलयन। तो बीजाणुओं में संलयन होता है और युग्माणु का क्या होता है? निर्माण होता है। ये किसमें पाया जाता है? फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपके
एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज की अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ये बीजाणुधानी धर होता है इस तरीके, नहीं, ये जो है आपके कवक तंतु होता है इस प्रकार से, और इसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, इनका निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है इस तरीके से। ये बीजाणु जो है वो क्या कहलाते हैं, एस्कस बीजाणु कहलाते हैं। ये गोल गोल जो मैं बना रही हूं ये क्या है, एस्कस बीजाणु, इसीलिए ये क्या कहला रहा है, वर्ग का नाम ही क्या है, एस्कोमाइसिटीज नाम है, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और ये प्रत्येक बीजाणु जो है वो गिर जाता है और उससे नए क्या होता है, नए जो एस्कोमाइसिटीज का जो कवक है वो बनता है। तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर ये कहाँ रहते हैं, ये स्थल में, जल में, मृतजीवी यानी सड़े गड़े जो जंतु होते हैं या पादप होते हैं उनके शरीर में, परजीवी यानी सजीव जो जंतु या पादप होते हैं उनके शरीर पर पाए जाते हैं। कवक तंतु कैसा होता है, पटयुक्त होता है, मतलब ऐसे जो कवक तंतु होगा वो कैसा होगा, पटयुक्त होगा, और उसमें अलग अलग केंद्रक उपस्थित होंगे। जनन कौन कौन सी विधि से होता है, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होगा तो बीजाणु कौन सा बनेगा, कोनिडिया बनेगा। कोनिडिया, ये कोनिडिया धर होता है इस तरीके से, ठीक है, ये कोनिडिया धर होता है, और इसके ऊपर इस तरह से बीजाणु क्या होते हैं, लगते हैं। तो ये बीजाणु जो लगते हैं ये क्या कहलाते हैं, कोनिडिया। तो कोनिडिया जो होता है, जो कि अचल बीजाणु होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, इसका अलैंगिक जनन होता है। फिर आता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के अंदर एक जो संरचना बनती है जिसे एस्कस थैला कहते हैं। तो एस्कस जो थैला होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इस तरीके के बीजाणु बनते हैं जिन्हें एस्कस बीजाणु कहते हैं, ठीक है। और एस्कस बीजाणुओं से जो है ये जब गिरते हैं जमीन पे अंकुरित होते हैं और नए जो है फंगई का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है ईस्ट और पेनिसिलियम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज का ये जो सामने मैंने डायग्राम बनाया है कुकर मुत्ते का, जिसे हम मशरूम कहते हैं, तो ये इसका उदाहरण है। आवास कहाँ होता है, मिट्टी पे, वृक्ष के ठूंठ पे लकड़ी पड़ी होती बड़ी सी, उसके ऊपर बारिश के दिनों में देखना ये बन जाता है ना। उसके बाद एक कवक जाल शाखित और पट्टित होता है। कवक जाल जो होता है वो इसका कैसा होता है, इस तरीके से शाखित होता है और पट युक्त होता है, ये पट पाए जाते हैं और शाखित होता है। फिर जनन कौन सा होता है, कायिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन भी पाया जाता है, जिसके अंदर दो कोशिकाएं क्या करती है, आपस में मिल जाती है। मिलने के बाद द्विकेंद्रकीय बेसिडियम कहलाती है। मतलब ये दो कोशिकाएं है ना, आपस में मिल गई, ये केंद्रक अलग अलग है अभी, ठीक है। तो ये जो संरचना बनी ये बेसिडियम कहलाएगी। फिर इसके अंदर केंद्रक का संलयन यानी ये केंद्रक मिल जाएंगे और इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप 4 बेसिडियम बीजाणुओं का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। और जिस थैले के अंदर इसका निर्माण होता है उसे बेसिडियो कार्प कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण इसका बेसिडियोमाइसिटीज का मशरूम। फिर लास्ट आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये अपूर्ण कवक के नाम से भी जानी जाती है। अपूर्ण कवक क्यों कहा जाता है, क्योंकि कायिक अवस्था पाई जाती है और अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन इसमें पाया नहीं जाता। मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी सड़े गले पादपों पे पाए जाते हैं या सजीवों के शरीर में रहकर क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। जनन सिर्फ इसमें कौन सा जनन होता है, जनन के लिए इसमें सिर्फ विधि होती है कॉनिडिया बीजाणु के द्वारा निर्माण। कॉनिडिया जो बीजाणु होते हैं वो ही इसके अंदर इस तरीके से बनते हैं और जनन करते हैं। फिर ये अवशिष्ट का अपघटन करते हैं, यानी जितना भी अवशिष्ट पड़ा है उसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, जिससे खनिज चक्रण जो होता है, खनिज जो होते हैं, खनिज का जो रोटेशन होता है वो चलता रहता है, साइकिल जो होती है चलती रहती है। इसका एग्जाम्पल है अल्टेनेरिया जो है वो किसका उदाहरण है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपके ये जो कवकों का वर्ग है चारों ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके महत्व क्या क्या है। तो महत्व बेटा मैं डायरेक्ट आपको समझा रही हूँ स्क्रीन पे रखकर नोट्स को, तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ये, ठीक है। तो अब इसके उपयोग आप लोग देखो कौन कौन से उपयोग हैं, सामने आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। तो जो है कवकों का वर्गीकरण है। कवकों के वर्गीकरण में सबसे वर्गीकरण के बाद आता है इसका कवकों का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में क्या क्या चीजें दी गई है, सबसे पहले भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें प्रोटीन, लवण व कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में
पाया जाता है, इसलिए इन्हें खाने में काम में लेते हैं, जैसे कि एस्केरिस, बाइस्पोरा, यीस्ट आदि। आगे समझ में। फिर उसके बाद औद्योगिक महत्व भी है कवकों का। औद्योगिक महत्व में क्या क्या महत्व है? कई जातियों का जो प्रयोग है एंजाइम, कार्बनिक अम्ल व अल्कोहल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। साइट्रोमाइसिस, फेफेरियनस द्वारा कवक जो होती है उससे प्राप्त किया जाता है। अल्कोहल प्राप्त किया जाता है सेक्रोमाइसिस, सिरेविस यीस्ट के द्वारा। और विटामिन जो डी है वो भी प्राप्त किया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी में बहुत से आते हैं, B2, B3, B12, है ना, तो ये इसको कंबाइंडली हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम और एस्परजिलस यीस्ट के द्वारा। तो ये इसका महत्व हुआ। इसके अलावा और क्या क्या महत्व हैं इसके? तो देखो औषधीय महत्व दिया हुआ है। औषधीय महत्व के अंदर क्या दिया हुआ है कि प्रतिरक्षी प्राप्त करने में प्रयोग होता है। प्रतिरक्षी अणु प्राप्त होते हैं। प्रतिरक्षी वो अणु होता है जो बाहर से आए किसी भी रोगाणु को मारने की क्षमता रखता है, जैसे कि पेनिसिलियम से। पादप हार्मोन जो है जैसे कि जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, ठीक है। इसका जो है इसका निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? इसका निर्माण किया जाता है जिब्रेला फ्यूजी कोराई जो कवक होती है उसके द्वारा। खनिज चक्रण जो होता है वो किया जाता है अल्टरनेरिया के द्वारा। अनुवांशिक प्रयोग जो होते हैं उनमें न्यूस्पोरा जो होता है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है न्यूस्पोरा कवक जो होती है उसको यूज किया जाता है। उसके बाद है कवकों के हानिकारक प्रभाव कौन कौन से होते हैं? तो पादप रोग होते हैं, जैसे कि सरसों का सफेद कीट, बाजरे का हरित बाली रोग, गेहूं की रोली या कीट रोग, मूंगफली का टीका रोग। ये सब रोग जो होते हैं विभिन्न कवकों के द्वारा होते हैं। ये नीट में आ सकते हैं आपके, तो मैंने यहाँ किस किस कवक से होता है वो सामने लिखा हुआ है। फिर आता है मनुष्य एवं पशुओं में कुछ कवक जो होती हैं उनसे भी रोग होते हैं। मनुष्य में कवक जनित रोग जैसे कि रोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? माइकोसिस कहते हैं। जितने भी कवक के द्वारा जो रोग होते हैं वो माइकोसिस कहलाते हैं। रिंग वर्म जो दाद होता है हमें वो किससे होता है? ट्राइकोफाइटोन के द्वारा, कवक होती है उसके द्वारा होता है। फिर आता है मुंह व श्वास नली का संक्रमण रोग, कैनिडियोसिस के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों को खराब करता है कवक जो होती है, दूध दही मक्खन आप देखते हो, रोटी जो होती है उसके ऊपर कवक लग जाते हैं अगर हम बंद डब्बे में छोड़ के चले जाते हैं तो होता है। फिर इसके अलावा जो है वो विषाक्त छत्र खाने से, मशरूम खाते हैं कई लोग, है ना, तो जो थाई फूड वगैरह होता है उसमें मशरूम का काफी यूज किया जाता है। तो कुछ हानिकारक जो छत्रक होते हैं जैसे कि रसूला हो गया, एनानीटा हो गया, बोलिटस हो गया, ये सब क्या होती है? हानिकारक कवक है जिनके प्रयोग करने से क्या होता है, जो है इंसान जो होता है वो मर सकता है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर क्या होता है बेटा? कंप्लीट होता है सेकंड। अभी हम लोग शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर।